हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10 का साइंस। और कक्षा 10 के साइंस में चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 5, या फिर आप कह सकते हो कि यह बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। हम इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को बिल्कुल आराम से धीरे धीरे से क्लियर कर रहे हैं और किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं कर रहे हैं। तो हर एक टॉपिक से जिस भी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर तरह के क्वेश्चन को हम एक पॉइंट के फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारे लेक्चर। हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है, या बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, उसका नाम है जैव प्रक्रम। और फिलहाल थोड़ा सा टाइम टेबल में डिस्टरबेंस होने के कारण और इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होने के कारण हमारे सिटी सहारनपुर में, इसलिए आपकी लाइव क्लास नहीं चल पा रही है। ये रिकॉर्डेड क्लास चलेंगी कुछ दिन तक, उसके बाद फिर दोबारा से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिस वजह से रिकॉर्डेड क्लास देनी पड़ रही है आपको। हम एनसीईआरटी आधारित हिंदी माध्यम का सिलेबस फॉलो करते हैं और ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 15 है। आज हमें डिस्कस करना है प्रकाश संश्लेषण, जिसे आप फोटोसिंथेसिस भी कहते हो। तो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में आज हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं प्रकाश संश्लेषण। हमें क्या पढ़ना है? प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है। तो हम हेडिंग लगाते हैं प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण को बताओ इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण को हम इंग्लिश में कहते हैं फोटो। फोटो माने प्रकाश ही होता है। फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण भी एक जैविक क्रिया है जो हरे पेड़ पौधों में होती है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है? हरे पेड़ पौधों का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करना या अपना भोजन स्वयं बनाना। तो आप लिख सकते हो, हरे पेड़ पौधों द्वारा, हरे पेड़ पौधों द्वारा, हरे पेड़ पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की हरे पेड़ पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना। तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं स्वयं, अपने आप। और इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण में आपका जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 मोल तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के, और 6 ही मोल चाहिए हमें जल के। ठीक है, इस रिएक्शन को याद रखना है सब बच्चों को कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 6 मोल कह दो या 6 अणु कह दो कार्बन डाइऑक्साइड के चाहिए, और 6 ही मोल की आवश्यकता पड़ती है जल के अणुओं की, या 6 ही अणु जल के चाहिए। और दूसरी बात यह है, एक चाहिए हमें सूर्य का प्रकाश। तो आप लिख सकते हो सनलाइट। और सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त हमें और क्या चाहिए? हरे पेड़ पौधे चाहिए जिनका रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। तो एक चाहिए हमें क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये चीज चाहिए हमें। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक जल, एक सनलाइट और एक क्लोरोफिल। इन 4 चीजों की उपस्थिति में क्या होता है? ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज के साथ साथ बनती है ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। यह तो ग्लूकोज बना। और साथ में ऑक्सीजन गैस के 6 अणु मुक्त होते हैं या 6 मोल मुक्त होते हैं। तो यदि कोई पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का आप रिएक्शन लिख के दिखाओ,
तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको इस प्रकार एग्जाम में लिख कर आनी है। और इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आपको 6 अणु तो लेने कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 ही लेने जल के, और ऑक्सीजन के भी 6 ही अणु बनेंगे। तीर के ऊपर आपको लिखना है सनलाइट या सूर्य का प्रकाश भी लिख सकते हो हिंदी में, और तीर के नीचे लिखना है आपको क्लोरोफिल। इसे हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में लिख लो, एक ही बात है। जो यहाँ बना है हमारा भोजन, वो भोजन ये है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज है। ये जो पेड़ पौधे बनाते हैं अपना भोजन C6H12O6, इसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज, या मंड भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास यदि ये क्वेश्चन आया कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आपको ये परिभाषा लिखनी है और ये रिएक्शन लिखनी है। पर प्रकाश संश्लेषण के बारे में इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक हेडिंग लगा लो आप, विशेषताएं। एक हेडिंग लगा लो, विशेषताएं। मतलब प्रकाश संश्लेषण में और क्या क्या खासियत होती है जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित। उन सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को हम विशेषताओं में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। इसकी सबसे पहली विशेषता ये होती है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का मतलब सूर्य की ऊर्जा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा किस में बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा में बदलकर एकत्र हो जाती है खाद्य पदार्थों में। तो हम लिख सकते हैं पहली खासियत कि इस अभिक्रिया में सौर ऊर्जा कोमा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर, रासायनिक ऊर्जा में बदलकर सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कहाँ एकत्र हो जाती है? खाद्य पदार्थों में। खाद्य पदार्थ। भाई आपका जो पौधा है या पेड़ है, उससे कुछ ना कुछ खाने की चीज तो प्राप्त होती होगी हमें, खाद्य पदार्थों में एकत्र हो जाती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को भोजन के रूप में बदलने का काम करता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। दूसरी बात, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जैसे कि ये पहला पॉइंट हमने लिखा है ना, ये पहला पॉइंट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन आएगा पेपर में? पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें किस प्रकार का ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो आप बताओगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है और खाद्य पदार्थों में वो एकत्र हो जाती है। दूसरी बात ध्यान ये रखनी है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं हमें। ठीक है। तो CO2 से कार्बन व ऑक्सीजन प्राप्त होती है, CO2 से कार्बन व ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं या प्राप्त होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल होती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड से हम प्राप्त करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है। जबकि H2O से हम लेते हैं हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो हम यहाँ बात करेंगे H2O। H2O से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन। H2O से हाइड्रोजन ली जाती है। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। नंबर 4, चौथी विशेषता प्रकाश संश्लेषण की क्या है? जो हमारा H2O है, जो यहाँ H2O हमने इस्तेमाल किया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, H2O के अपघटन से प्राप्त ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होती है। यानी ये वाली जो ऑक्सीजन गैस है ना, ये वाली ऑक्सीजन गैस जो हवा में मुक्त होती है, वो H2O के अपघटन से प्राप्त होती है, यानी इसके टूटने से। तो आप लिख सकते हो कि H2O के अपघटन से प्राप्त O2 वायुमंडल में मुक्त होती है।
H2O के अपघटन से H2O के अपघटन से प्राप्त O2 यानी ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होती है, वायुमंडल में मुक्त होती है। तो कभी कभी पेपर सेटर इस क्वेश्चन को पूछ लेता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस बनी है, जो हवा में निकलती है ऑक्सीजन गैस जिससे हम सांस लेते हैं, ये ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन है या H2O वाली ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना है कि H2O से प्राप्त होती है हमें ऑक्सीजन जो वायुमंडल में मुक्त होती है। ठीक है। नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ग्लूकोज बना है ना, ये ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज बहुत जल्दी मंड में बदल जाता है। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त ग्लूकोज, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त ग्लूकोज शीघ्र ही, शीघ्र माने बहुत जल्दी, शीघ्र ही मंड, मंड कहते हैं स्टार्च को, आप मंड कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो स्टार्च, स्टार्च में बदल जाता है। तो आपका जो ग्लूकोज है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज बहुत जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है बहुत जल्दी। किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में या मंड में। ठीक है। छठी विशेषता क्या होती है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप देख रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता है, और इनसे ही ये दोनों चीज बनेगी, ग्लूकोज भी जो बाद में मंड या स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑक्सीजन गैस जो हवा में निकलेगी जिससे हम सारे जंतु सांस लेते हैं और वनस्पति भी। पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये दोनों चीजों की भी आवश्यकता है, सूर्य के प्रकाश की और क्लोरोफिल की। ठीक है। तो इस क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरिम दोनों आवश्यक हैं। तो हम इसकी एक विशेषता ये भी लिखेंगे, इस क्रिया के लिए, इस क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, व पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल, या हरित लवक भी कह सकते हो आप इसे, या क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हो, पर्णहरिम दोनों आवश्यक हैं, दोनों आवश्यक हैं। यानी इन दोनों चीजों के बिना ये रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है। वास्तविकता तो यह है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 चीजों की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। यदि ये चारों चीज आपको मिल गई तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप। ले लिया? ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए ये सारे अपने आप में क्वेश्चन हैं, और यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी लिखी है और प्रकाश संश्लेषण की विशेषताएं भी बताइए, तो आपको ये सारी बात लिख कर आनी है यदि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। और कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, देखो जरा, क्वेश्चन आ जाता है प्रकाश, एक हेडिंग लगा लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद के अंतिम उत्पाद, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। वैसे तो आपको पता ही चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से ग्लूकोज व ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो आपको ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड
व जल के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से क्या क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज व ऑक्सीजन। ग्लूकोज व ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनने वाले अंतिम उत्पाद क्या हैं, तो आपको ये सेंटेंस लिख कर आना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है। एक सवाल ये भी आता है पेपर में, सवाल आता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये सवाल भी बहुत आता है पेपर में, तो इसकी भी एक हेडिंग बना ली हमने कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है? 4 पदार्थ होगी। तो हम यहाँ लिखते हैं 4 पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला तो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती, तो पहली तो कार्बन डाइऑक्साइड है। और दूसरा पदार्थ बताओ क्या है? दूसरा पदार्थ है जल। जल, जल भी जरूर चाहिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तीसरा पदार्थ क्या है? तीसरा पदार्थ है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, सनलाइट की भी आवश्यकता है। बिना सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। अब बताओ चौथी चीज क्या है जो आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए? चौथी चीज है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, जैसे आप पर्णहरिम्बी कह सकते हो, हरित लवक कह सकते हो, क्लोरोप्लास्ट कह सकते हो। तो ये 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। यदि ये चारों चीजें उपलब्ध हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाएगी, अदरवाइज प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का क्या महत्व है। तो हम हेडिंग लगाते हैं प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण का महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है इस संसार में, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में प्रकाश संश्लेषण की क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस है प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, पता क्या इंपॉर्टेंस है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पूरी पृथ्वी के जीवों के लिए भोजन का उत्पादन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं नंबर 1 पहला महत्व, पूरी पृथ्वी के जीवों के लिए पूरी पृथ्वी के जीवों के लिए भोजन का, पूरी पृथ्वी के जीवों के लिए भोजन का क्या होता है? उत्पादन। भोजन का उत्पादन होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए तो केवल शाकाहारी जीवों के भोजन का उत्पादन होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए केवल शाकाहारी जीवों के लिए भोजन का उत्पादन नहीं होता, शाकाहारी के लिए भी, मांसाहारी के लिए भी, और पेड़ पौधे अपने लिए तो बनाते ही हैं भोजन।
अब सवाल ये दो बातें तो बच्चों के समझ में आ जाती हैं। कौन सी दो बातें? कि भाई पेड़ पौधों के लिए भोजन बन रहा है, ठीक है, पेड़ पौधों के लिए भोजन बन रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ये बात तो समझ में आती है। और दूसरी बात समझ में आती है कि जो शाकाहारी जीव हैं, शाकाहारी यानी जो वेजिटेरियन हैं, जो केवल हरे पेड़ पौधों को खाते हैं और उनसे संबंधित उत्पाद को खाते हैं, तो शाकाहारी जीवों के लिए भी भोजन बनता है, क्योंकि शाकाहारी जीवों को तो पेड़ पौधे या उनसे प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट्स को ही खाना। पर बेटे ध्यान ये रखो कि इस दुनिया में जो मांसाहारी जीव हैं ना, जितने मांसाहारी जीवों के लिए भी भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही होता है। पर यह बात बच्चों के बहुत कम समझ में आती है कि मांसाहारी जीवों के लिए भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कैसे होता है। ऐसे होता है कि मान लो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो पेड़ पौधों को भोजन मिलेगा, पेड़ पौधे ज़्यादा ग्रो करेंगे, और ज़्यादा ग्रो करेंगे तो शाकाहारी जीवों को उन्हें खाने का ज़्यादा मौका मिलेगा, तो शाकाहारी जीव भी ज़्यादा ग्रो करेंगे, और शाकाहारी जीव ग्रो करेंगे तो शाकाहारी जीवों को ही तो खाएंगे मांसाहारी जीव। तो जो मांसाहारी जंतु हैं वे किन्हें खाते हैं? शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। और शाकाहारी जंतु किसे खाते हैं? पेड़ पौधों को। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो पेड़ पौधों के लिए भोजन बनेगा, और पेड़ पौधों के लिए भोजन बनेगा तो पेड़ पौधे ग्रो करेंगे, वृद्धि करेंगे, संख्या बढ़ेगी इनकी, और पेड़ पौधे ग्रो करेंगे तो ये भोजन के रूप में कौन खाएगा इन्हें? शाकाहारी जीव। तो शाकाहारी जीव भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, और जब शाकाहारी जीव ग्रो करेंगे तो शाकाहारी जीव को कौन खाएगा? मांसाहारी जीव। तो साफ बात है कि ये भले ही डायरेक्टली पेड़ पौधों को ना खाते हो, पर इनडायरेक्टली तो ये भी इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मांसाहारी जीव भी इनडायरेक्टली पेड़ पौधों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। दूसरा महत्व क्या है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का दूसरा महत्व यह है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऊर्जा का एक बहुत बढ़िया स्रोत है। ऊर्जा का बहुत बढ़िया स्रोत है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है। ऊर्जा का क्या है? स्रोत। यानी सूर्य की ऊर्जा को पृथ्वी के ऊपर यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो ये ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट इसका जो महत्व है वो है वायुमंडल का शुद्धिकरण या वायुमंडल का शोधन। वायुमंडल का शोधन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वायुमंडल का शोधन भी होता है। अब आप कहोगे कि सर कैसे कैसे होता है वायुमंडल का शोधन? ऐसे होता है कि वायुमंडल में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खत्म करती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और कौन सी गैस निकालते हैं? ऑक्सीजन। तो इसलिए वायुमंडल का शोधन की जिम्मेदारी भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर ही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? चलो आगे चलते हैं। अब देखो बेटे, अब हमें क्या सीखना है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। यदि आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हो ना, और आप किसी भी चैप्टर को शुरू से प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ते हो, तो इस बात की 100% श्योरिटी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, और हर एक क्वेश्चन का बहुत बढ़िया तरीके से आंसर दे के आओगे, और सारे कंसेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट। अब बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो एक हेडिंग लगाते हैं, प्रकाश संश्लेषण को प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इनके बारे में आज हमें बात करनी है 1 by 1, ठीक है। और जितने भी पॉइंट्स में इस
हेडिंग में आपको बताऊंगा, वे सारे पॉइंट्स भी अपने आप में वेरी शॉर्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात आपको ध्यान ये रखनी है कि यदि आपके पास नीला प्रकाश है ना, नीले रंग की लाइट है, नीले व लाल प्रकाश में यदि आपने किसी कमरे में ब्लू कलर की लाइट जला रखी है या रेड कलर की लाइट जला रखी है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। ठीक है, नीले व लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? सबसे अधिक। तो यदि आपको अपने रूम में प्रकाश, आपने पौधे रख रखे हैं और उनमें आप चाहते हो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छी हो, तो आपके रूम में ब्लू या रेड कलर की लाइट होनी चाहिए, उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। नंबर 2, दूसरी विशेषता या दूसरा कारक कौन सा है जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है? जो इंफ्रारेड प्रकाश होता है ना, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड को हम हिंदी में कहते हैं अवरक्त। क्या कहते हैं? अवरक्त। यदि आपके आसपास कहीं अवरक्त प्रकाश है, तो अवरक्त प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है। ठीक है, इंफ्रारेड प्रकाश या अवरक्त प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? कम। और इस घटना को पता क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं हम रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है रेड ड्रॉप किसे कहते हैं, तो बच्चे लिख कर आते हैं लाल रंग की बूंद को कहते हैं रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप का मतलब, यदि हमारे पेड़ पौधों के आसपास इंफ्रारेड लाइट है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत कम हो जाएगी इंफ्रारेड लाइट की प्रेजेंस में या अवरक्त प्रकाश की उपस्थिति में, और इसे ही हम कहते हैं रेड ड्रॉप, इस घटना को। ठीक है। तीसरा कारक, यदि कम तीव्रता का प्रकाश, कम तीव्रता का प्रकाश यानी ज्यादा तेज धूप ना हो, सुबह या शाम की धूप हो या सर्दियों की धूप हो, कम तीव्रता का प्रकाश यदि पेड़ पौधों को लंबे समय तक मिलता रहे, कम तीव्रता का प्रकाश कब मिले? लंबे समय तक, तो क्या होता है? जब ज्यादा तेज धूप नहीं होती, जैसे सुबह की धूप या फिर शाम की धूप, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है। अधिक। यदि पेड़ पौधों को कम तीव्रता का प्रकाश लंबे समय तक मिलता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, ध्यान रखना। आपको पता है ना सुबह की धूप कितनी अच्छी होती है और शाम की, और जो दोपहर 12-1 बजे के बाद की धूप है ना, खतरनाक गर्मियों की धूप, उसमें पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा बढ़िया नहीं करते। कभी आप सोचते हो जितना तेज धूप पड़ेगी उनके ऊपर उतना बढ़िया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। यदि, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, यदि प्रकाश की तीव्रता यानी बहुत तेज धूप होगी, बहुत तेज, यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है यदि प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? बहुत अधिक, तो बेटे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत कम होती है। जितना तेज धूप होगी उतना ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है, इसलिए तेज धूप में पेड़ पौधे ज़्यादा बढ़िया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते। ठीक है। और जो, यदि कहीं हरे रंग का प्रकाश हो, हरे प्रकाश में, मान लो हरे रंग की लाइट है, हरे प्रकाश में तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत कम होगी या होने की नहीं, तो यहां मैं लिखूंगा बहुत कम
बहुत कम या नहीं होती। क्यों नहीं होती? जो फिजिक्स के बच्चे हैं, जो फिजिक्स में थोड़े से इंटेलिजेंट हैं, या आप क्लास 12th में यदि हो, तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों नहीं होती। इसका रीज़न ये है कि जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं पेड़ पौधों की, वे हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित नहीं करती, वे हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। और जब वे हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित नहीं करती, तो हरे प्रकाश में प्रकाश अवशोषित होने का ही नहीं है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने की ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद छठा जो कारक है वो है कि यदि हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री सी से, जो हमारे वायुमंडल का ताप है, यदि वो 10 डिग्री सी से 35 डिग्री सी तक है, यदि टेम्परेचर इतना है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। और यदि टेम्परेचर चला गया 10 डिग्री सी से नीचे सर्दियों में, और या फिर गर्मियों में चला गया आपका टेम्परेचर, आपका जो वायुमंडल है, वातावरण का ताप यदि 35 डिग्री सी से ऊपर चला जाता है, जैसा कि गर्मियों में रहता है मई जून में, तो उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत कम होती है, बहुत ही कम। सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 10 डिग्री सी से 35 डिग्री सी तक होती है। ठीक है। और यदि पेड़ पौधों को जल ना मिले, तो यहां लिखता हूं मैं, यदि जल की मात्रा कम हो, यदि पेड़ पौधों में जल की मात्रा क्या है, कम है, यदि पेड़ पौधों में जल की मात्रा कम होती है ना, तो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, कम, बहुत कम होती है, उसी हिसाब से घट जाएगी। तो पेड़ पौधों में जल की आपूर्ति भी पूरी होनी चाहिए। ठीक है। और यदि पेड़ पौधों में मैग्नीशियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी, पेड़ पौधों में किसकी कमी है, मैग्नीशियम की कमी, तो पेड़ पौधों में यदि मैग्नीशियम की कमी होगी, तो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, उतनी ही कम हो जाती है जितनी मैग्नीशियम की कमी होती है हमारे पेड़ पौधों में। अब जो थोड़े से इंटेलिजेंट बच्चे हैं वे सोच रहे होंगे कि सर मैग्नीशियम से क्या प्रभाव पड़ता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो मैं कहूँगा कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वे हरे रंग के क्यों होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हरे रंग का पता क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोफिल मैग्नीशियम का एक उपसह संयोजक यौगिक है, यानी क्लोरोफिल इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैग्नीशियम। यदि मैग्नीशियम की कमी है आपके प्लांट में, तो समझ जाओ क्लोरोफिल उसके पास कम है, क्लोरोफिल की कमी है। और जब क्लोरोफिल की कमी है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे हो जाएगी अच्छी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तो क्लोरोफिल की भी बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये सारे कारक हैं। एक कारक और बताता हूं, ध्यान से समझना। पत्ती की संरचना, आपकी जो पत्ती है प्लांट की, पौधे की पत्ती, उसकी संरचना कैसी है? पत्ती की संरचना, कुछ पौधों की पत्तियां तो पतली पतली होती हैं, कुछ पौधों की पत्तियां चौड़ी चौड़ी होती हैं। तो जिन पौधों की पत्तियां चौड़ी होंगी उनके ऊपर ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा और ज़्यादा ऑक्सीजन वे लेंगी, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेंगी, ज़्यादा ऑक्सीजन देंगी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती की संरचना पर भी निर्भर करती है, और स्टोमेटा की संख्या पर भी निर्भर करती है कि पत्ती में कितने स्टोमेटा हैं। स्टोमेटा की संख्या पता है ना, स्टोमेटा किसे कहते हैं? पत्ती की निचली सतह पर बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, और उन छिद्रों को हम कहते हैं स्टोमेटा, जिनसे हमारी पत्ती सांस लेती है, या फिर जिन छिद्रों की सहायता से पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो ग्रहण करती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है बाहर। तो स्टोमेटा की संरचना पर भी निर्भर कर, स्टोमेटा की संख्या पर, और स्टोमेटा की संख्या के बाद मैं लिख देता हूँ उस स्टोमेटा की संरचना कैसी है। स्टोमेटा की संरचना के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी आसानी से गैसों का एक्सचेंज कर पाएगी पत्ती आपकी। ठीक है। तो स्टोमेटा की संख्या, संरचना, स्थिति, कि स्टोमेटा कहाँ है, तो यहां लिख देता हूं वह स्थिति।
आदि पर भी डिपेंड करता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलो ऐसे लिखते हैं। आदि भी इस क्रिया को, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, इस क्रिया को प्रभावित करते हैं। इस क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो ये है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का पूरा डिटेल हमने डिस्कस कर लिया। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हमने डिस्कस किया है। देखो, यहाँ से पढ़ना शुरू करा था कक्षा 10 साइंस चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम का लेक्चर नंबर 15 है, प्रकाश संश्लेषण हमने आज डिस्कस किया है। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है, प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्या क्या विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्जाम में। और प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं, चारों पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण के महत्व फिर हमने डिस्कस किया है, प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है, और ये सारे महत्व पढ़े हमने। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े कौन कौन से हैं, और हमने प्रकाश संश्लेषण को पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया। यदि आपने बिल्कुल ध्यान से इस लेक्चर को सुना है तो एग्ज़ाम में, चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे 9th में हो, और चाहे आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि हमने प्रकाश संश्लेषण के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, बाय।